हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज है हमारा हिंदी का सीरीज़। हिंदी में है आज ज्ञान सीरीज़ का सेट 6। आज का टारगेट इसको रहेगा आपका 16 प्लस का। देखो दोस्तों, जो हमारा एग्ज़ाम है वहाँ पर उत्तराखंड का और हिंदी का ना काफ़ी अच्छा वेटेज है। आप इन दोनों पर पकड़ बना के रखो दोस्तों, आपको यहाँ से काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और हिंदी पर भी थोड़ा ध्यान दिया करो। हिंदी में बस लिमिटेड चीज़ें हैं पढ़ने के लिए और बाकी यहाँ तो बस थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए। चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज भी हमने बहुत सारे यूनिक से क्वेश्चन ला रखे हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ठीक है? चलो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत ने किस रचना को हिंदी साहित्य का ताजमहल कहा है? अच्छा प्रश्न है। देखो, सुमित्रा नंदन पंत ने ना कामायनी को हिंदी साहित्य का ताजमहल कहा है। ऑप्शन डी इसमें हमारा सही आंसर है। बताओ कामायनी किसकी रचना है? कामायनी आपकी जयशंकर प्रसाद की रचना। जयशंकर प्रसाद। एक आपको याद है कामायनी एक पुनर्विचार? कामायनी एक पुनर्विचार, ये किसकी रचना है? कामायनी एक पुनर्विचार ये है आपकी गजानन की, ठीक है? गजानन माधव मुक्ति बोध। चलो आगे चलते हैं अब नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न लेखकों को उनके रचनाओं के साथ सुमेलित करना है। ऐसे प्रश्न हमारे एग्जाम में तो आते हैं यार। देखो, अनाम दास का पोथा यह लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। पत्थर की पुकार यह है जयशंकर प्रसाद। हरिदास की साखी, रैदास की साखी, ये सब हो गया आपका पीताम्बर दत्त पर्थवाल। पहाड़ से मैदान ये हो गया आपका मंगलेश डबराल। पहाड़ पर लालटेन मंगलेश डबराल। मंगलेश डबराल भी इम्पॉर्टेंट है यार। देखो, इसमें हमारा आंसर बन रहा है क्या? 2, 1, 3, 4, यानी कि ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर हो जाता है। चलो आगे चलते हैं अब नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, वह अगले साल आएगा कौन सा कारक है? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों ये तो। इसमें ना बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज भी हो जाएंगे क्योंकि इसमें ना विभक्ति चिन्ह नहीं दे रखा है। अब आप बिना विभक्ति चिन्ह के कैसे पहचानोगे इसको? चलो आप कोशिश करना, ठीक है? मैं आपको उत्तर बताता हूँ इसका सीधा। वह अगले साल आएगा कौन सा कारक है? इसमें ना आपका अधिकरण कारक है यार। ऑप्शन डी इसमें हमारा सही आंसर है। देखो, जहाँ पर काल का काल यानी समय का बोध हो या देश, यहाँ पर ना अधिकरण कारक होता है, ठीक है? काल समय, यहाँ पे समय दे रखा है ना, अगले साल, तो यहाँ पर अधिकरण कारक हो जाता है। अधिकरण कारक की विभक्ति चिन्ह क्या होता है? इसकी विभक्ति चिन्ह होता है में पर ऊपर, ठीक है? में पर हो गया, ऊपर हो गया, ये सब इसके विभक्ति चिन्ह है। चलो आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, ऊहापोह का पर्यायवाची क्या होगा? ऊहापोह। देखो, इसका पर्यायवाची होता है असमंजस। ऑप्शन डी इसमें हमारा सही आंसर है। देखो दोस्तों, इससे मिलता जुलता नाम ना एक और है, उपान्ह। उपान्ह किसका पर्यायवाची है बताओ? उपान्ह है ज्योति का पर्यायवाची और ऊहापोह है असमंजस का पर्यायवाची। और ये जो दोनों फैक्ट है ना, एग्जाम में आ रखे हैं दूसरे स्टेट में। चलो आगे चलते हैं अब नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, इहलोक का विलोम क्या होगा? बताओ क्या होगा इहलोक का विलोम? इहलोक का विलोम होता है आपका परलोक। ऑप्शन बी इसमें हमारा सही आंसर है। आगे चलते हैं अब नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, एग्जाम में तो आ भी रखा है ये वाला प्रश्न। देखो, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति इसको कहते हैं हम रिक्त। ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, काफूर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? काफूर होना यानी कि भाग जाना। भाग जाना यानी कि ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर है। आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, निम्न में नि उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में हुआ है?
बताओ इनमें से ना ने उपसर्ग किस में लगा हुआ है? देखो इसमें ना निगम में ने उपसर्ग लगा हुआ है। ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर है। बाकी के विकल्प देखते हैं उनमें कौन कौन से उपसर्ग लगे हुए हैं। निराशा, निराशा में कौन सा उपसर्ग है? निर्धन आशा निराशा। निष्फल, निष्फल में कौन सा उपसर्ग है? निष्फर्ग में निष्फल में निस उपसर्ग है, ठीक है। और निष्कासन में कौन सा उपसर्ग है? इसमें भी निस उपसर्ग है। चलो आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है उद्धार का संधि विच्छेद क्या होगा? पहले आप बताओ उद्धार में ना कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, कौन सी संधि है उद्धार में? उद्धार में आपकी व्यंजन संधि। और इसमें कौन सा संधि विच्छेद है उद्धार में? इसमें आपका उत्तधनहार यानी कि ऑप्शन डी इसमें हमारा सही आंसर है। आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में अशुद्ध वाक्य का चयन करें। देखो पहला विकल्प हमारा एक गीतों की पुस्तक लाओ। देखो दोस्तों पहला विकल्प थोड़ा सा गलत सा लग रहा है। देखो एक इसमें एक वचन सा लग रहा है, गीतों बहुवचन, तो इसमें थोड़ा मिस्टेक लग रहा है, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है ये वाला वाक्य। अब हम ना इसमें थोड़ा सा बदलते हैं, ठीक है, पद क्रम को बदलते हैं। जो ये गीतों की है ना इसको हम शुरू में लाते हैं। गीतों की एक पुस्तक लाओ, ये थोड़ा सही लग रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा गलत है। इसमें ना पद क्रम से संबंधित अशुद्धि है। पद क्रम जो ये गीतों की है ना इसने शुरू में आना था, ठीक है। गीतों की एक पुस्तक लाओ तब सही लग रहा है। बाकी विकल्प देखते हैं। अनेक कर्मचारी कार्यालय में थे, सही है। अनेक मजदूरों ने हड़ताल की, ये भी सही है। वह सोते सोते जाग पड़ा, ये भी सही है। अशुद्ध वाक्य पहले वाला है, ठीक है, पद क्रम से संबंधित अशुद्धि है उसमें। चलो आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में शुद्ध वर्तनी का चयन करें। पहला विकल्प है हमारा तदुपरांत। पहला विकल्प गलत है दोस्तों। तदुपरांत की शुद्ध वर्तनी होती है आपकी तदुपरांत, ये शुद्ध है। अंत्याक्षरी, ये वाला विकल्प सही है दोस्तों। ऑप्शन बी इसमें हमारा सही आंसर है। इसकी वर्तनी शुद्ध है। बाकी अन्य विकल्प देखते हैं और उनकी शुद्ध वर्तनी लिखते हैं, ठीक है। पूजनीय, ये भी गलत है। बताओ पूजनीय की शुद्ध वर्तनी क्या होती है? इसकी शुद्ध वर्तनी होती है पूजनीय। कवयत्री की शुद्ध वर्तनी क्या होती है? कवयत्री बल्कि एग्जाम में भी कई बार आ रखा है यार, ये तो इम्पोर्टेंट है कवयत्री। देखो इसकी शुद्ध वर्तनी होती है कवयित्री। चलो आगे चलते हैं अब नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा विराम चिन्ह हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है? अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है, ठीक है। तो ऐसा विराम चिन्ह है आपका पूर्ण विराम। ऑप्शन डी इसमें हमारा सही आंसर है। आपने देखा है क्या कभी पूर्ण विराम अंग्रेजी में? अंग्रेजी में ना पूर्ण विराम की जगह होता है फुल स्टॉप। चलो आगे चलते हैं अपने प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है विवक्षा अलंकार को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? विवक्षा अलंकार को ना हम पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर है। देखो दोस्तों अलंकार वाला पोर्शन भी थोड़ा पढ़ लेना, एग्जाम में यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। और हाल फिलहाल में ना एग्जामिनर सीधा अलंकार की परिभाषाएं पूछ लेता है यार, तो आप अलंकार की परिभाषाएं भी देख लेना एक बार, एग्जाम में काफ़ी काम आएंगे। चलो आगे चलते हैं अब नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में कौन कुमाऊनी का विकास सौर सैनी अपभ्रंश से नहीं मानते हैं? कुमाऊनी का विकास सौर सैनी अपभ्रंश से नहीं मानते हैं, ठीक है। उदय नारायण तिवारी मानते हैं। नारायण दत्त पालीवाल भी सौर सैनी से मानते हैं। धीरेन्द्र शर्मा भी कुमाऊनी का विकास सौर सैनी से मानते हैं। सुनीति कुमार चटर्जी ना कुमाऊनी का विकास दरद, खस और पैसाची से मानते हैं। मुझे लग रहा है शायद मैंने ये वाला प्रश्न पहले करवा रखा है शायद, तो आपको याद होना चाहिए दोस्तों ये वाला प्रश्न। चलो आगे चलते हैं नए प्रश्न पर।
हमारा अगला प्रश्न है, 12 खड़ी चलाने का प्रस्ताव किसने दिया था? 12 खड़ी चलाने का प्रस्ताव, अच्छा प्रश्न है ये भी। देखो, 12 खड़ी चलाने का प्रस्ताव ना किसने दिया था? तो वो था काका कालेकर। ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर है। आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता है? देखो, अधिसूचना का प्रयोग ना आदेश में किया जाता है, अधिकार के क्षेत्र में किया जाता है, नियम में किया जाता है, कर्तव्य के क्षेत्र में अधिसूचना का प्रयोग नहीं होता है दोस्तों। ऑप्शन डी इसमें हमारा फिर सही आंसर होता है। बताओ, अधिसूचना ना कहाँ प्रकाशित होती है? और ये वाला प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है कई बार कि अधिसूचना कहाँ प्रकाशित होती है। तो अधिसूचना ना आपके सरकारी गज़ट में प्रकाशित होती है, गज़ट में प्रकाशित होती है, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी बोली गढ़वाली की उपबोली है? गढ़वाली की उपबोली, ठीक है। तो गढ़वाली की उपबोली है आपकी सलानी। ऑप्शन बी इसमें हमारा सही आंसर है। बताओ, जो सलानी बोली है ना, कहाँ बोली जाती है गढ़वाल में? तो सलानी बोली जाती है आपकी पौड़ी वाले क्षेत्र में। पौड़ी में एक और बोली बोली जाती है, कौन सी है वो है आपकी राठी। देखो दोस्तों, बाकी के जो ये विकल्प हैं वो बताओ कहाँ कहाँ है कुमाऊँ में। आप बताओ, एक खसपड़जिया है ना, किस कुमाऊनी के अंतर्गत आती है? पूर्वी कुमाऊँ, पश्चिमी कुमाऊँ, उत्तरी कुमाऊँ, दक्षिणी कुमाऊनी, किसके अंतर्गत आती है खसपड़जिया? देखो, खसपड़जिया आती है आपकी पश्चिमी कुमाऊनी के अंतर्गत। जो ये पछाई बोली है ना, किस कुमाऊनी के अंतर्गत आती है? तो पछाई भी आपके पश्चिमी कुमाऊनी के अंतर्गत आती है, ठीक है, पश्चिमी कुमाऊनी। और जो ये लास्ट है अस्कोटी, ये किस कुमाऊनी के अंतर्गत आती है? तो अस्कोटी ना पूर्वी कुमाऊनी के अंतर्गत आती है, पूर्वी कुमाऊनी के अंतर्गत। चलो आगे चलते हैं नए प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा विकल्प गलत है? गलत विकल्प का चयन करना है हमको, ठीक है। अर्ध स्वर या और वाह, ये तो हमारा सही है यार। अर्ध स्वर ना या और वाह होते हैं। लुंठित व्यंजन रा, ये भी हमारा सही है। और ये वाले प्रश्न एग्जाम में बने हुए हैं यार, ये चारों के चारों जो विकल्प है ना एग्जाम में बने हुए हैं और इम्पॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अगला विकल्प है हमारा प्रकम्पित व्यंजन रा, ये भी हमारा सही है। पार्श्विक व्यंजन रा, ये वाला विकल्प गलत है दोस्तों, और हमको गलत विकल्प का चयन करना था, तो इसीलिए ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाता है। ये सही आंसर है, ठीक है। बताओ, पार्श्विक व्यंजन कौन सा है हमारा? पार्श्विक व्यंजन होता है हमारा ला। चलो आगे चलते हैं अब नए प्रश्न पर। और इस वाली वीडियो का हमारा आखिरी प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत निम्न में कौन सी बोली नहीं आती है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, ठीक है। तो इसकी एक ट्रिक थी यार, KBKBH, उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली ट्रिक याद होगी। के से आते हैं आपके कन्नौज, ये ना जो ट्रिक है ना ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत की है, ठीक है। इसमें पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो बोलियां हैं वो बताई गई हैं। पहले के से आती है कन्नौजी, तो कन्नौजी तो पश्चिमी हिंदी में आती है, तो बी हमारा सही है। हमें नहीं वो वाला देखना है, ठीक है, जो पश्चिमी हिंदी में नहीं आती है। बी से आती है आपकी बुंदेली, के से आती है आपकी खड़ी बोली, बी से आती है आपकी ब्रज भाषा, एच से आती है आपकी हरियाणवी। बी बी से बुंदेली बताया था मैंने, ठीक है, ये भी आती है। कन्नौजी आती है, बुंदेली आती है, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, ये सब आती है पश्चिमी कुमाऊनी के अंतर्गत। जो ये अवधी बोली है ना, ये पश्चिमी कुमाऊनी में नहीं आती है यार, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाता है। एक किस बोली, ये किस में आती है? ये आती है आपकी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, पूर्वी हिंदी। और पूर्वी हिंदी की जो ट्रिक है वो क्या है? वो है आपकी ABC, यानी कि ए से आती है आपकी अवधी, बी से आती है आपकी बघेली, सी से आती है आपकी छत्तीसगढ़ी। फिर से बोलता हूँ, ए से आती है अवधी, बी से आती है बघेली, सी से आती है आपकी छत्तीसगढ़ी, ठीक है। देखो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है ना तो वीडियो को लाइक करना यार। आपका लाइक मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है।
और दोस्तों, इस वाली वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट कर देना यार। आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद।